मजबूरी। कहते हैं कि जब मजबूरी किसी के ऊपर आती है ना, मुसीबत किसी के ऊपर आती है, तो इंसान अपने सारे बनाए हुए नियमों तक को भी बदल के रख देता है। ऐसी ही एक मुसीबत जो थी, अनीस नाम के एक आदमी पर आ पड़ी थी, जिसको पैसों की हद से ज़्यादा ज़रूरत थी। इतनी ज़्यादा उस इंसान को पैसों की ज़रूरत थी कि वो कब्रिस्तान के अंदर एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम किया करता था। कब्रिस्तान कोई हॉन्टेड नहीं था, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि सारे कब्रिस्तान हॉन्टेड होते हैं, तो ये भी हॉन्टेड था। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर था कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी रहती थी और वो यहाँ पर कुछ रात के 8 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक ड्यूटी दिया करता था। पैसा उसको ठीक ठाक मिल जाता था, कुछ 12-13 हज़ार रुपये वो कमा रहा था। लेकिन अभी भी उसकी जो ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो अनीस जो था वो काफ़ी ज़्यादा तंग था और उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसे और कैसे कमाए। कुछ 2-4 दिन बीते होंगे, वो यहाँ पे अपनी जॉब कर रहा था। रात को वो बाहर बैठता और इधर कोई मूवी वगैरह, कोई वेब सीरीज़ वगैरह देखता और ऐसे उसका दिन कट भी जाता था। वो कुछ ज़्यादा उसको करने को होता नहीं था, बस यही था कि इधर जो है जानवर वगैरह अंदर ना आए या फिर लोग जो हैं वो अचानक से अंदर ना आ जाए। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत शुरू हो गई थी अगले 2-3 दिन के बाद में, कि हमेशा ना अनीस को ऐसा महसूस होता था कि जो कब्रिस्तान के बीचों बीच की जगह है, वहाँ पर किसी का फ़ोन बज रहा है। अब उसको ये समझ ना आए कि ये फ़ोन किसका बज रहा है, क्योंकि जब भी वो कब्रिस्तान का राउंड लगाता तो सिर्फ सन्नाटा। और ये वक्त जो था ये था दिसंबर का, और ये हिमाचल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं दिसंबर का महीना जिसमें कोहरा गंदा कट रहा हो और उसी के साथ में कब्रिस्तान के अंदर वो इंसान अकेला घूमता था। डरपोक नहीं था वो, लेकिन फिर भी उसको ये समझ नहीं आता था कि आखिर वो इस चीज़ का निवारण निकाले कैसे। उसको 2-4 बाबा वगैरह के बारे में मालूम था जो इधर काला जादू वगैरह करते थे। उसको लगता था कि शायद वही लोग आते होंगे और वही ये सब कुछ करते होंगे, लेकिन उसने कभी किसी को देखा नहीं। और 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए। लगातार वो फ़ोन की आवाज़ आती और सिर्फ एक बार आती वो आवाज़, मतलब पूरी बेल गई और उसके बाद में फ़ोन कट गया। ऐसे 2-4 दिन बीत गए। एक दिन अनीस ने सोच लिया कि आज मैं कब्रिस्तान के अंदर जाके बैठूंगा और देखता हूँ कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। आज तो मैं इसकी जड़ तक पहुँचूंगा ही। बैठा हुआ था वो। रात के करीबन करीब 1:13 पे दोबारा से फ़ोन की आवाज़ आती है, और कमाल की बात ये थी कि फ़ोन की आवाज़ ज़मीन के अंदर से आ रही थी। अब सिंपल सी बात है भाई, ज़मीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे लाशें थी, तो आखिर वो फ़ोन बच किसका रहा था, किसने उस फ़ोन को दफनाया था। वो अभी इसी चीज़ में, इसी उधेड़-बुन में लटका हुआ था कि इतने में उसको महसूस होता है कि उसके पीछे एक इंसान खड़ा है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक नॉर्मल सा 6 फुट का इंसान उसके पीछे खड़ा था, जिसके हाथ में एक फ़ोन था। अनीस इस मूवमेंट पे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ चुका था। उसने कहा, भाई साहब एक बात बताओ, कौन हो आप और ये क्या फ़ोन का सिलसिला चल रहा है? किसने फ़ोन को गाड़ा था? कौन सी लाश इधर गड़ी हुई थी? मुझे मुझे चुपचाप बताओ, आखिर ये दिक्कत है क्या? उसने कहा, भाई साहब, जब से मार्था की मौत हुई है ना, वो तो पता नहीं फ़ोन ही नहीं उठाती है। पता नहीं क्या 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 नाराज़गी है उसको मुझसे। ये कोई बात थोड़ी होती है, मुझसे तो फ़ोन पे बात करती थी वो। अनीस के चेहरे के ऊपर इस वक्त पे पूरी शिकन देखी जा सकती थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी नशे में है या ये आदमी पोजेस्ड है। आखिर ये बात कर रहा है तो कर क्या रहा है। उसने आगे बोलना शुरू किया, हम लोग कुछ 6 महीने पहले ही एक दूसरे से मिले थे इंस्टाग्राम पे, और वहीं से बातें शुरू हुई। और जब मैं इससे मिलने के लिए यहाँ पे आया और ये रोड क्रॉस कर रही थी, तो अचानक से एक ट्रक वाला आया और वो उसको कुचल के चला गया। तब से मार्था जो है वो मेरे से अलग हो चुकी है, और शायद आप इसको पागलपन समझ रहे होंगे, ये पागलपन नहीं है। वो मेरी कॉल नहीं उठाती है। आप बोलो ना मार्था को कि वो मेरी कॉल उठाएगी। अनीस ने इसी वक्त पे उसको 2-4 गालियाँ दी और उसको कहा, चुपचाप यहाँ से चला जा। ये जो प्रैंक वगैरह तुम करने के लिए आए हुए हो ना, ये मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। अभी ये जो डंडा है ना, ये बहुत तेज़ तुम्हारे दे करके मारूंगा, और सर्दी के अंदर डंडे लगते भी तेज हैं, तो जैसे आया वैसे निकल जा। उसने ही बोला, भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा, आप एक बार मार्था से बात करके देखो, वो आपको जवाब देगी। ये उसने बोला और वो आदमी चला गया। अनीस यही सोच रहा था कि मार्था से अगर मैं बात करूंगा तो मार्था मुझे क्या जवाब देगी। वो उधर बैठ गया और यही बोलने लगा, अच्छा तो मार्था अगर हो यहाँ पे तो भाई जवाब दो मुझे, मुझे भी तो मालूम चले कि फ़ोन पे बात करती हो, हमसे भी बात कर सकती हो। देखो मैं भी अकेले बैठे बैठे बोर हो ही रहा हूँ और तुम ही कम से कम बात कर लो। बताओ भाई मुझे क्या दिक्कत है, क्यों परेशान करके रखा हुआ है। इतने में मार्था ने कहा, जैसे चुपचाप आया था वैसे चला जा, ज्यादा इस मामले की तह तक मत जा। ये तो जिस मिट्टी के ऊपर तू बैठा है ना, इस मिट्टी के अंदर ही दफन हो जाएगा। जैसे आया है वैसे चला जा।
ये आवाज़ ज़मीन के अंदर से आ रही थी। अनीस ने आव देखा ना ताव, वो फटाफट से कब्रिस्तान के बाहर चला गया और जाकर के वापस अपनी कुर्सी पे बैठ गया और कंबल ओढ़ करके वो ठिठुरने लगा। आग भी इधर काम नहीं कर रही थी, उसका टेम्परेचर पूरा डाउन था। अगले दिन अनीस की हिम्मत नहीं हुई कि वो रात में जाकर के एक कब्रिस्तान का चक्कर लगा के आ जाए, क्योंकि उसको चक्कर लगाना ही होता था। 3-4 चक्कर वो पूरी अपनी ड्यूटी के वक्त पे लगाता ही था और कब्रिस्तान काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और आसपास बाउंड्रीज वगैरह थी ताकि जंगली जानवर आ ना सके। पूरी रात बीत गई लेकिन अनीस अंदर नहीं गया और आज भी फ़ोन की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी। उस रात वो आदमी नहीं आया। अगली रात वो आदमी कब्रिस्तान के गेट के बाहर खड़ा था और अंदर जाने वाला था कि अनीस ने उसको रोक दिया। उसने कहा, भाई साहब मुझे जाने दो, मुझे ऐसा लगता है कि मार्था जो है मेरे से बात करेगी। अनीस ने कहा, अच्छा तो तू बात करना चाहता है उससे? उसने कहा, मैं कुछ भी करके बस एक बार मार्था से बात करना चाहता हूँ, एक बार मेरी उससे बात करा दो। अनीस जो इधर पाई पाई का मोहताज था, जिसको पैसे की सख्त ज़रूरत थी, उसने बस एक बात बोली, अगर तुम मुझे 1 लाख रुपए ला करके दे दो तो मैं तुम्हारी मार्था से बात करा सकता हूँ। अगले दिन वो आदमी एक नहीं 2 लाख रुपए लेकर के आ गया और उसने कहा कि मुझे सिर्फ एक बार मार्था से बात करनी है। अनीस को समझ ये नहीं आ रहा था कि मार्था ने उसको जवाब क्यों दिया, बल्कि उसके आशिक को क्यों नहीं। ये बात उसकी समझ के परे थी। जैसा मैंने आपको बताया कि वो फिर भी कुछ बाबा वगैरह को जानता था जो इधर आत्माओं से संपर्क करते थे, क्योंकि कब्रिस्तान में वो ड्यूटी करता ही था, तो इन सब चीज़ों के बारे में उसको अच्छा खासा ज्ञान हो चुका था। उसने एक बाबा का पता लगा दिया जो एक था अघोरी, और वो अघोरी जो था उसकी सिर्फ एक डिमांड थी कि उसको यहाँ पे कच्चा मांस और शराब चाहिए और वो किसी के बारे में भी कुछ भी बता देगा, और थोड़ा बहुत वो पैसा वगैरह भी मांगता था। उसने उसके बारे में बताया और वो दोनों चले गए उस अघोरी के पास में। अघोरी ने पूरी बात सुनी उस इंसान की और उसको सिर्फ एक बात बोली, देख तू जो काम करना चाहता है ना वो बहुत खतरनाक है। तू इधर उस आत्मा को वापस जिंदा करना चाहता है जो तेरी जिंदगी में आना चाहती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नियमों के तहत बंधी हुई है। पूरी तरीके से उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इसीलिए वो तेरे से संपर्क कर रही है। या तो तू उसका अंतिम संस्कार करके उसको विदा कर दे, और अगर तूने उसको विदा नहीं किया और उसको तू अपनी ज़िंदगी में वापस लाया तो याद रखियो, वो लड़की जिससे तू प्यार करता था वो तेरी मौत का कारण बनेगी। अब कई बार ऐसा होता ही है कि कभी कभी कुछ लोगों को अगर मुक्ति नहीं मिलती है ना, तो वो इस तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंडिकेशंस देते ही हैं। आपने भी सुना होगा अपने घर परिवार में या पड़ोसी वड़ोसी में, आपने सुना होगा कि भाई इसको सपनों में वो औरत दिखाई देती थी, इसकी मामी, इसकी चाची, इसकी ताई, इसकी बुआ, ये सब इसको दिखाई देते थे और वो इसको अपने साथ लेके जाना चाहते थे। कभी प्रसाद देते थे, कभी रोते थे, कभी गिड़गिड़ाते थे, लेकिन 2-4 दिन के बाद में वो सब कुछ खत्म हो गया था। मार्था की भी अभी ही मौत हुई थी और ऐसा हो सकता है कि उसकी आत्मा इस वक्त पर भी कंफर्टेबल ना हो और वो अपने आशिक को यहाँ पे बुलाना चाहती थी, लेकिन वो आदमी जो प्यार में बिल्कुल अंधा था, वो बस यही चाहता था कि किसी भी तरीके से मार्था उसकी हो जाए। उसने बाबा को कहा, मैं जितना पैसा है सब कुछ आपके पास मिला के दे दूंगा, बस मार्था को मेरे पास वापस ला दो। इसके बाद में उस अघोरी ने अनीस को कहा, देख तेरा कोई मतलब नहीं है इन सब बातों से, तू चुपचाप उठ और यहाँ से चला जा, और एक बात याद रखियो, तू उल्टे कदम वापस मुड़ के मत जाइयो। जैसे तू आया था ना, मतलब सीधा चलता हुआ, वैसे ही एक एक कदम उल्टा करते हुए तू वापस जा और चुपचाप वापस चला जा। और एक बात याद रखियो, जाते हुए तुझे कुछ भी अगर सुनाई दे ना, उसके ऊपर ध्यान मत दियो। अगर तूने उसके ऊपर ध्यान दिया या फिर तू उस चंगुल में फंस गया तो एक बात याद रखियो, ये लड़का तो भले से बच जाएगा लेकिन तेरी मौत पक्की है। उसने उस लड़के को भी ये बात बोली, देख तू साफ साफ इधर जो है ना अंगारों के ऊपर चलने की बात कर रहा है और तू ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि तेरे पैर ना चले। मैं अभी भी कहूँगा, मार्था को भूल जा, वो कुछ दिनों के अंदर शांत हो जाएगी, तू उसको भूल जा। उस लड़के ने बात नहीं सुनी। अनीस जब वापस चलते हुए आ रहा था, उसको लिटरली इधर ऐसा फील हो रहा था कि कोई लड़की उसके कान में ये बोल रही है कि उसकी बातों में मत आ, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर, वापस चला जा। अगर तू एक कदम भी पीछे हुआ तो तेरी बहन जो इधर हरिद्वार में रहती है वो कल सुबह होने से पहले मर जाएगी। ये सुनते ही वो रुका, लेकिन उसको बाबा की बात याद आई और अघोरी ने उसकी तरफ देखा भी, तो वापस चलते हुए चला गया। और कुछ 1-2 बार आवाज़ें और आई होगी, उसके बाद सब कुछ शांत। वो वापस अपनी कुर्सी पे बैठ गया और ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया। इन बातों को कुछ यहाँ पे 15 दिन बीत गए। अब ना तो फ़ोन आता था कब्रिस्तान में से, ना उस आदमी का कुछ पता चला, ना वो आदमी कभी आया, कुछ ऐसा नहीं हुआ।
इन 15 दिनों के बीच में कुछ 6 दिन के लिए जो इधर अनीस था वो अपने गांव पर भी गया था। तो उसने यहाँ पे ज़्यादा ड्यूटी करी नहीं थी, 8-9 दिन उसने सारी ड्यूटी करी थी और उसको मालूम नहीं कि वो आदमी कहाँ चला गया। उसको 2 लाख रुपए मिल गए थे, ये काफ़ी ज़्यादा थे। 2 लाख से उसका काफ़ी कुछ इधर उतर भी गया था जो कर्जा वगैरह था। वापस जब वो आया ड्यूटी करने के लिए तो इस बार उसने देखा कि वो आदमी जो है वो कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा हुआ है, उसी जगह पर जहाँ पर मार्था गड़ी हुई थी। उसने उस आदमी को देखा और कहा, अरे भाई क्या हुआ, मार्था से बात हो गई? या फिर अब तो तुम खुश हो ना, तुमने उसको देख लिया होगा और तुम ज़्यादा दुखी तो नहीं हो? उस आदमी ने लिटरली बिल्कुल डेड फेस बना करके, यानी कि कोई एक्सप्रेशन नहीं थे उसके चेहरे के ऊपर, उसने अनीस की तरफ देखा और वापस वो ज़मीन की तरफ देखने लगा। अनीस ने 3-4 बार उससे पूछा, अरे भाई क्या हुआ, पहचाना नहीं क्या मुझको? अरे आज तो ज़्यादा कोहरा भी नहीं है यार, अरे पहचाना नहीं, मैं ही तो लेकर गया था उस अघोरी के पास में तुमको, तुमने बात नहीं करी मार्था से? उस आदमी ने इधर कुछ ध्यान दिया ही नहीं। ये सब कुछ अनीस बोल रहा था और उसको लगा कि शायद उस इंसान ने उसकी तरफ देखा नहीं है या फिर वो सुन नहीं पा रहा है। उसने सोचा कि चलो मैं अंदर जाकर एक बार इससे बात कर लेता हूँ। वो अंदर गया और जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाला था वो आदमी अचानक से पेड़ के ऊपर चढ़ा और अनीस ने लिटरली ये चीज़ देखी कि उस इंसान के गले के अंदर फंदा बंध चुका है और वो आदमी नीचे लटक चुका है। ना तो वहाँ पे फंदा था ना कुछ था और वो आदमी इतनी तेजी से आखिर पेड़ के ऊपर चढ़ा कैसे, ये बात अनीस की समझ के बाहर थी। अनीस समझ चुका था कि उस इंसान की हो ना हो मौत हो चुकी है और ये सब चीज़ें वो सोच ही रहा था कि लिटरली उसको ज़मीन के अंदर से उस आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आई जो उससे ये कह रहा था कि मुझे बचा ले, तू मुझे बचा ले, मैं ज़िंदगी भर तेरा कर्जदार रहूँगा और ये मार्था जो है ना, इसने मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ा, तू मुझे बचा ले। अनीस ने आप देखा ना था, वो फटाफट से कब्रिस्तान से बाहर निकला और वो उसी बाबा के पास में पहुंचा जो यहाँ से कुछ 200 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ था और उसको जाकर के उसने सारी बात बताई। बाबा ने कहा, तूने उसकी मदद करनी तो नहीं चाहिए। उसने कहा, नहीं बाबा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो भागते हुए ही आपके पास आया हूँ। बाबा ने उसको ये बात बोली, मैंने उसको समझाया था कि इस तरीके से मुर्दों को जिंदा नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कब्र खोदने वाली बात है और अगर तूने उस वक्त पे उसकी मदद करनी चाहिए होती ना तो शायद इस वक्त तू मेरे पास ना आता, क्योंकि वो भी तुझे यहाँ पे मार देता। अब उस आदमी की मौत कैसे हुई, वो आदमी कहाँ रहता था, इसके बारे में अनीस को कुछ नहीं पता। उसको तो बस अपने पैसे मिले थे, उसने उस बाबा का पता बताया था, बाबा को भी उसने पैसे वैसे दिए उस आदमी ने और वो आदमी यहाँ पे मर गया। कैसे मरा, कितनी दर्दनाक मौत हुई उसकी, ये सब कुछ तो सिर्फ उसके घर वाले ही जानते होंगे जिन्होंने उस चीज़ को होते हुए देखा होगा। क्योंकि बाबा ने ये बात बोली कि वो नेचुरल डेथ यहाँ पे नहीं मरा होगा, उसको यहाँ पे मार्था दिखाई देती होगी और उसने उसको तड़पा तड़पा के मारा होगा और जब वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाया होगा ना तो वो शायद से यहाँ पे फांसी खा गया होगा और उसके बाद में मार्था ने उसकी आत्मा तक को भी गुलाम बना लिया। ऐसा भी हो सकता था कि वो सचमुच तेरे से मदद ही मांग रहा हो, तेरा बुरा ना करता हो, लेकिन फिर भी तू उसकी मदद मत करिए और जितनी जल्दी हो सके इस कब्रिस्तान को छोड़ करके चला जा, क्योंकि जब तक तू यहाँ पे रहेगा वो आत्मा तेरे से संपर्क करती रहेगी। आज इन बातों को कुछ 3-4 साल बीत चुके हैं, अनीस ने वो ड्यूटी छोड़ दी, आज वो कहीं और ड्यूटी कर रहे हैं और उसके बाद से लेकर के आज तक उनको उस शख्स की आवाज़ नहीं सुनाई दी और ना ही उस फ़ोन की उनको आवाज़ आई जो यहाँ पे ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ था, वो आदमी जैसे इधर बोल रहा था। अभी ही कुछ यहाँ पे 2 हफ्ते पहले की बात होगी कि वो वापस से उस कब्रिस्तान की ओर से जा रहे थे और लिटरली उन्होंने वही देखा जो उन्होंने उस आखिरी रात को देखा था जब उन्होंने अपनी ड्यूटी छोड़ी। वो आदमी आज भी उसी स्पॉट पे खड़े होकर के इधर अनीस की ओर देख रहा था और देखते हुए उसने हाथ जोड़े और शायद वो ये कह रहा था कि मेरी मदद कर दो। अनीस उसकी मदद तो करना चाहते हैं लेकिन उनको सही रास्ता नहीं पता और उनको शायद यही लगता है कि अब इन सब चीज़ों के कोई मायने रह नहीं गए हैं, क्योंकि अगर उन्होंने उसकी मदद करनी चाहिए तो शायद वो ज़िंदा नहीं बचेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाद में वो सपनों में आया हो या फिर उनके घर की बत्तियां जल बुझ रही हो या फिर उनको आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, एक बात का अफसोस अनीस को आज तक भी है कि उन 2 लाख रुपयों के चलते उन्होंने उसको एक ऐसा रास्ता दिखा दिया जिसके चलते वो इंसान आज इस दुनिया में जिंदा नहीं रहा। ऐसा भी हो सकता था कि वो फिर भी किसी ना किसी काले जादू का उपयोग कर लेता और किसी ना किसी तरीके से मरी हुई प्रेमिका को बुलाने की कोशिश करता, लेकिन अनीस आज भी अपने आप को यहाँ पे गुनहगार मानते हैं और उनको यही लगता है कि इस पैसे की तंगी के चलते उन्होंने उस इंसान की यहाँ पे जान ली, लेकिन अब जो हो चुका है उसको वो रिवर्स नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं वो बस अपने आप को ही निर्दोषी मानते रहते हैं। और आज भी वो दिसंबर की उस रात को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा एनकाउंटर होते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी पहले नहीं देखा था और उनका यही मानना है कि ऐसा वो कभी देखेंगे भी नहीं।
तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।